हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त आकाश कुमार उपाध्याय और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ज्ञान। दोस्तों, कहते हैं दो दुश्मनों को अगर समझा जाकर एक ही स्थान पर रख दो तो कुछ देर तक दोनों के बीच शांति रहती है। फिर दोनों के बीच उसी तरह से झगड़ा शुरू हो जाता है जैसे पहले झगड़ा हुआ करता था। कुछ ऐसा ही परिदृश्य वर्तमान में नेपाल में चल रहा है। नेपाल के दोनों पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली और पुष्प कमल दहल प्रचंड के बीच, दोनों को दुश्मन तो नहीं कहा जा सकता, परंतु दोनों की विचारधाराएं काफ़ी अलग हैं, जिस कारण ज़्यादातर मसलों पर दोनों एक दूसरे की बातों से सहमत नहीं रहते हैं, जो कि लगातार उनके राजनीतिक निर्णयों में दिखता भी है। परंतु दोनों ही नेपाल की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अब बात यह है कि दोनों ही एक तरह की कम्युनिस्ट पार्टी है। दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधाराओं को फॉलो करते हैं, लेकिन दोनों की शाखाएं अलग अलग हैं। एक मार्क्सवादी है और दूसरा लेनिनवादी। अब आप सोच रहे होंगे तो फिर जब कम्युनिस्ट हैं तो दोनों में ये विचारधारा का अंतर क्यों है? दरअसल दोनों की विचारधाराओं में थोड़ा थोड़ा अंतर है, ज़्यादा नहीं। इस पर हम कभी विस्तार से चर्चा करेंगे और यही वजह है दोनों के बीच राजनीतिक टकराहट की। परंतु इस राजनीतिक टकराहट में बीच में एंट्री होती है चीन की। चीन ने दोनों को इस तरह से समझाया कि दोनों ही कम्युनिस्ट हैं, इसलिए दोनों को ही कम्युनिज्म के विकास के लिए नेपाल में एक साथ काम करना चाहिए और दोनों के बीच समझौता कराकर दोनों पार्टियों में विलय करा दिया। पता होने के बाद भी दोनों में खींचातान बनी रही और यही वजह है कि जब भी एक दूसरे पे किसी बड़ी टॉपिक पर डिस्कस होता था तो दोनों के बीच टकराहट आम रूप से देखी जाती थी। ये रही कि पार्टी में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर अपनी ही पार्टी का जो है केपी शर्मा ओली बहुमत प्राप्त नहीं कर सके। जब भी कोई बड़ा संशोधन हो कानून में या संविधान में तो पार्टी में उन्हें उतना महत्व नहीं मिलता था या उतना समर्थन नहीं मिलता था जितना उन्हें मिलना चाहिए, क्योंकि पुष्प कमल दहल प्रचंड जी हमेशा ये आरोप लगाते रहते थे केपी शर्मा ओली पर कि वो अपने मनमाने ढंग से सरकार चला रहे हैं, उनसे या पार्टी से इस मामले में कुछ भी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। टकराहट बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गई कि केपी शर्मा ओली ने राष्ट्रपति के सामने संसद को भंग करने का प्रस्ताव रख दिया, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया और संसद को भंग कर दिया। हालांकि सभी विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिससे प्रधानमंत्री संसद को भंग करने का प्रस्ताव राष्ट्रपति के सम्मुख रख सकता है। इस कारण से वहाँ के न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। परंतु क्या ये इतना सीधा है? नेपाल की जो राजनीति है वो सही दिशा में जा रही है? तो आमतौर पे मोटे तौर पे उत्तर मिलेगा शायद नहीं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं राजनीति की तो उसमें चुनाव की बात जरूर होती है, खासकर तब जब ये गणतंत्रात्मक राजनीति हो। क्यों? क्योंकि लोकतंत्र विविधीकृत राजनीतिक सोच की राजनीति को बल देता है, परंतु चीन के दखल के बाद वहाँ राजनीतिक सोचों की एक कमी जन्म ले सकती है, क्योंकि ये सभी राजनीतिक दलों को मर्ज करके एक दल बनाने की वकालत करता है, जैसा कि खुद चीन में है कि सिर्फ एक दलीय प्रणाली, जो कि राजनीति के लिए सही नहीं कही, जो भी गणतंत्रात्मक राजनीति के लिए सही नहीं कही जा सकती। क्योंकि जब कोई भी देश अपने यहाँ गणतंत्रात्मक शुरुआत करता है राजनीति की तो वो सबसे पहले अपना संविधान बनाता है। संविधान बनाते समय वो ये ध्यान रखता है कि उससे कोई चूक ना हो, क्योंकि उसकी एक चूक कल को उसके देश के लिए बहुत भारी पड़ सकती है। अब जरा सोचिए कि अगर भवन निर्माण के समय किसी और देश का दखल हो जाए तो आपका भवन आपके लिए कितना आपके अनुकूल होगा। ठीक यही स्थिति नेपाल की है। इसी वजह से नेपाल इस वर्तमान राजनीतिक संकट में फंस गया है। दोस्तों, आज का एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।